नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होना है। इस फेज में 11 जिलों की 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रयागराज में भी इसी फेज में मतदान होना है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनका खास फोकस युवाओं पर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में पीसीएस परीक्षा का पाठ्यक्रम यूपीएससी से अलग था। हमारी सरकार ने आपकी समस्या समझी और आज यूपी पीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस एक है। अब उसी मेहनत से युवा दोनों परीक्षाएं दे सकते हैं। कुल मिलाकर इसे पीएम मोदी का युवा कार्ड कह सकते हैं। उधर अखिलेश यादव भी आज प्रयागराज में थे। उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आज अधिकतर विश्वविद्यालयों में कुलपति से लेकर अधिकतर पद दिल्ली के इशारे पर भरे जा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि ऐसा ही आने वाले समय में दिल्ली सरकार आईएएस और पीसीएस की भर्ती को लेकर भी करना चाहती है। आप लोग आईएएस और पीसीएस बनने का सपना देख रहे हैं, उसे भी नहीं देखने देगी। साथ ही अखिलेश यादव ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा, गर्मी निकालने वालों ने भर्ती नहीं निकाली। आज युवाओं की उम्र बढ़ गई है। भर्ती निकालने के नाम पर इनके मुंह में ताला लगा है। इसके अलावा अखिलेश ने कहा कि सत्ता में लौटे तो पुलिस विभाग में खाली पड़े सभी पदों को भरा जाएगा। इसके साथ ही सेना में भर्ती निकालने के लिए उनकी सरकार हर संभव कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि देश का नौजवान वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहता है। वो अपने कामकाज के साथ ही सुबह उठकर सेना में भर्ती होने की तैयारी शुरू कर देता है। युवाओं की कड़ी मेहनत के बाद भी सरकार ने 3 साल से सेना में भर्ती नहीं निकाली है। आज उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। अखिलेश ने 11 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात भी कही। कुल मिलाकर दोनों ही नेताओं की कोशिश है कि वो कैसे भी करके युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करें। अब देखने वाली बात होगी कि युवा किस तरफ आकर्षित होता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको दोनों नेताओं के बयानों को सुना देते हैं। पहले उत्तर प्रदेश में पीसीएस की परीक्षा का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस अलग अलग होता था और इसके कारण क्या होता था, छात्र छात्राएं इन दोनों परीक्षाओं की अलग अलग तैयारी करते थे। उन पर बहुत बोझ बढ़ जाता था, बहुत समय लगता था, धन भी बहुत खर्चा होता था। हमारी सरकार ने आपकी ये परेशानी समझी और अब आज यूपी पीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस लगभग एक जैसा कर दिया। यानी एक ही मेहनत से, उतनी ही मेहनत से आप दोनों परीक्षा की तैयारी करिए, दोनों परीक्षाएं दीजिए और आप आगे आकर के देश का भविष्य बनाइए। हमारी सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों से जो इंटरव्यू खत्म किया, उसका भी लाभ अनेक युवाओं को मिला है। ये लोग क्या कभी यूपी के युवा का, यहां के नौजवान का, उनका सोच क्या है, उनका मन क्या है, क्या ये अंधविश्वासी लोग समझ सकते हैं? समझ सकते हैं? आप मुझे बताइए, जिनकी सोच ऐसी हो वो यूपी को आधुनिक बना पाएंगे? यूपी नौजवानों को समझ पाएंगे? इन लोगों ने अपने 10 साल के शासन में सिर्फ 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी और वो भी
भाई भतीजावाद, जातिवाद, पैसों के बंडल, जबकि योगी जी की सरकार ने अपने 5 साल में उन्होंने 10 साल में 2 लाख और योगी जी ने 5 साल में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। अभी चुनाव तो 5वें चरण में प्रयागराज में जाना है। यहाँ के नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि ये जो गर्मी निकाल रहे थे, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, इनकी इस बार इलाहाबाद प्रयागराज के नौजवान वोट डाल करके गर्मी निकालने का काम करेंगे। गर्मी निकालने वाले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पिछले 3 साल से फौज की नौकरी नहीं निकाली। 3 साल से वैकेंसी नहीं निकली। जो नौजवान सुबह दौड़ दौड़ करके तैयारी करते थे, उनकी उम्र बढ़ गई। उम्र की सीमा के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। जो लोग झूठ बोल रहे हैं, भर्ती के नाम पर उनके मुंह में ताले लगे हुए हैं। तो आज दोनों ही नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, दोनों प्रयागराज में थे और दोनों ने ही युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने को लेकर ये तमाम बयान दिए हैं। इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है, बढ़ेगी सुविधा, खुशहाल होगा गन्ना किसान। 14 दिनों में होगा भुगतान, मिलेगा ब्याज अगर देरी से हुआ भुगतान। भाजपा सरकार फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से युवाओं को आकर्षित करने के लिए पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने दोनों का ही सिलेबस जो है वो एक कर दिया ताकि आसानी रहे परीक्षार्थियों के लिए और जब एग्जाम देने जाएं वो कोई भी एग्जाम दे सके एक ही पढ़ाई में। उधर अखिलेश यादव ने कहा कि नौजवान काफी समय से तैयारी कर रहा है और सरकार ने भर्ती नहीं निकाली और लोगों की उम्र बढ़ चली है। क्या युवा किसकी बातों पर जाता है, कौन किसको आकर्षित कर पाता है, कौन किसके वोट पा पाता है, इन्हीं सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम सारे खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आकाश मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। इसके अलावा हमारे साथ सिराज हुसैन है, समाजवादी छात्र विंग से जुड़े हुए हैं। नीरज प्रताप सिंह है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। इसके अलावा आलोक भदौरिया राजनीति विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और शुरुआत हम करेंगे सिराज आपसे ही, चूंकि आप माफ कीजिए समाजवादी छात्र विंग के से जुड़े हुए हैं। जो आज अखिलेश यादव ने कहा कि उम्र जो है वो बढ़ चली है, सरकार ने भर्ती नहीं निकाली है, कितना इसका असर पड़ेगा? देखिए, अखिलेश जी ने जो उम्र वाली बात कही है वो इसलिए कही है कि जो कोरोना काल में 2 साल 3 साल नौकरी नहीं निकली है और उनकी जो जिनकी उम्र खत्म हो गई है, हर नौकरी में एक उम्र होती है कि 25 साल तक या 30 साल तक कर सकते हैं। तो अखिलेश जी ने कहा है मेरी सरकार आने पर हम उम्र बढ़ाएंगे और जो लोग ये कोरोना काल में नौकरी से वंचित रह गए हैं उनकी उम्र बढ़ाकर हम लोग जो है उनको फिर से दोबारा नौकरी देने की काम करेंगे। तो आपका मानना है कि इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी ही तो है। आज
आज पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में आप देखिए बेरोजगारी दर कहाँ चली गई है। 47 साल के बाद आज सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी दर है, और बेरोजगारी ये अहम मुद्दा है। आज आपको सबसे पहले हम जो है धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छे मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर जो बहस आज डिबेट करी है, और उसमें युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा ही रोजगार है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो कभी भी कह सकते हैं कि पकौड़ा तलने को रोजगार कह देंगे वो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बात का जिक्र किया कि पहले यूपीएससी और पीसीएस का जो सिलेबस था वो अलग था, अब छात्र जो हैं जो तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनके लिए आसान हो गया है। वो एक ही सिलेबस की पढ़ाई करेंगे और दोनों के एग्जाम देंगे। क्या ये जो सरकार की तरफ से सिलेबस एक किया गया है, इसको भुनाने की कोशिश है? हमारे साथ नीरज प्रताप सिंह बने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आप ही के पास आएंगे। नीरज, कैसे देखते हैं इस बयान के प्रधानमंत्री ने जो कहा है, कितना असर इसका पड़ने वाला है? हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है अब तक? आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ, तो आपने ये शुरुआती कमेंट में जब कहा कि मतलब कि ये समाजवादी छात्र सभा के भाई साहब ने भी कहा कि उम्र बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से, तो मैं थोड़ा सा इसको पॉलिटिकल अगर देखूं तो उम्र तो कुछ लोगों की वाकई बढ़ती जा रही है, लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ी है। वो अभी भी बोतल लेके अपनी जेबों में घूम रहे हैं और युवाओं को बरगला रहे हैं। हमने यही उत्तर प्रदेश में देखा है कि नकल कैसे होते थे और पीसीएस के पेपर नालियों में पड़े मिलते थे। यही उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि इंटर और 10 के पेपर देने के लिए नेपाल और पंजाब कहां से लोग आते थे। क्यों? और कारण सिर्फ इसलिए था क्योंकि बस पैसा देके पास ही होने चाहिए। और सुनिए, आप सुनिए सिराज भाई, लीक हो गया ना? नहीं, यही मैं इसी पे आ रहा हूं कि आप देखिए दो चीजें हैं। उसके बाद आप जो है जांच चल रही है, छात्र तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, फिर से वो फीस होती है वो जमा होती है, उसके बाद फिर से वो भागते हैं जो परीक्षा केंद्र होते हैं। सरकार में ही पेपर लीक हो जाते थे, पेपर रद्द नहीं होते थे, उसके लिए सरकार में पेपर लीक होते थे तो हटाने में जवाब दिया गया ना। सरकार में पेपर लीक अगर आपकी सरकार में पेपर लीक होंगे तो फिर जवाब कौन देगा? रद्द कर दिया है और मैं जवाब दे रहा हूं, आप जवाब सुनने की कोशिश तो करिए पहले। मैं बता रहा हूं कि मूलभूत अंतर क्या है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी में जो लोग बैठे आयोग में, उसके खिलाफ लड़ाई हमारी चल रही है और इस सरकार भी उसी से जूझ रही है। वो लोग अभी तक बदले नहीं गए हैं, लेकिन इसी सपा सरकार में पेपर लीक होते थे, पेपर रद्द नहीं होते थे। ये सरकार कम से कम छात्रों के हित में, अपनी छवि को देखते हुए कम से कम उसके हित में पेपर रद्द तो करती है। और पेपर तमाम आयोगों के अच्छे हुए हैं। पीजीटी टीजीटी का पेपर देखिए, हुआ 3 महीने में हुआ है। उनको 5 साल क्यों नहीं बदला आपने उनको? अगर वो आएंगे सिराज भाई आपके पास आएंगे, बात कीजिए। जब कोई बात करे तो इंटरप्ट मत कर किसी को, प्लीज। आप लोगों के साथ यही दिक्कत है कि आप सफाई की पॉलिटिकल मजदूरी पढ़ते तो है नहीं, तो आयोग संवैधानिक पद होता है, कैसे एक दिन में बदल दिया जाएगा? आपको पता तो है नहीं, आप चले जाते हैं। आपको छात्र सभा के लोग हैं, आप इसको बढ़िए, पहले समझिए तो चीजें को। पहले आप नहीं करने गए थे, कितने बार आप समाजवादी पार्टी में गए आप लड़ने? हम तो नीरज भाई आराम से, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, आराम से अपनी बात कहिए। सिराज भाई के पास हम जब आएंगे तब वो अपनी बात कहेंगे। नहीं, सुनिए, ये लोग उत्तर प्रदेश को सिर्फ समाजवादी और सफाई के पॉलिटिकल तबेले का जागीर समझते हैं और उसी की तरह काम करते हैं। और ये गुस्सा है, पॉलिटिकल तबेला है सफाई की। एक तरफ तो कहते हैं जिनके पास नौकरियां नहीं हैं और जो नौकरियां पहले थी वो नौकरियां छीन गई कोरोना काल में। आज लोग छोटा बिजनेस करने को मजबूर हैं, उसमें भी बहुत परेशानियां हैं। इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हालांकि जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसका कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। आपके पास वापस लौटेंगे नीरज, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ और भी मेहमान बने हुए आकाश मिश्रा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आकाश जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में थे और जो इन्होंने बात की है पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी के सिलेबस को लेकर, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का कह सकते हैं कार्ड खेला है, क्योंकि तमाम ऐसे युवा छात्र हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं पूर्वांचल के। देखिए, मैं बहुत एक बात स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि अभी क्योंकि चुनावी माहौल है और शुरू से इन लोगों ने हिंदू मुसलमान गोबर गौमूत्र करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इस बार जनता शायद ज्यादा समझदार हो गई है। अभी परसों भी इनके एक विधायक ने कहा
कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे वो गद्दार है, उसका खून इस देश के लायक नहीं है, वो देशद्रोही है, ये इसी एजेंडे पे चल रहे थे। लेकिन शायद इनको धीरे धीरे जैसे जैसे चौथा फेज क्रॉस हुआ, इनको एहसास हुआ कि इस बार जो है वो पुरानी काट की हांडी नहीं चढ़ेगी, इसलिए इन्होंने रोजगार की बात करी। अब युवा उस पर विश्वास क्यों करे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने पहले भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। क्या उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का काम किया? इसके बाद मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने दलितों और पिछड़ों के हक को भी छीनने की कोशिश किया। 59,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, और जब उन्होंने अपना अधिकार मांगने के लिए वो सड़क पर आए तो योगी सरकार ने उनके ऊपर लाठी चलाने का काम किया है। ये भी युवाओं को आज याद है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, योगी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। क्या आय दुगनी हो गई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो आज का युवा समझ चुका है कि ये जुमलेबाजों की सरकार है और जुमलेबाजी से अपराध नहीं चलेगा। पार्टी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, और जब तक हम उन युवाओं को नौकरी नहीं देंगे हम 5,000 रुपए भत्ता देंगे। और दिल्ली में हमने जो कहा है वो करके दिखाया है और आगे भी करके दिखाएंगे। यही स्टैंड है हमारा। हमारे साथ आलोक भदौरिया बने हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पास भी आएंगे, उनसे भी जानेंगे ये जो अब युवाओं को लेकर कोशिश की जा रही, रिझाने की बात की जा रही, क्या युवा किसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि युवा काफी महत्वपूर्ण हैं, एक बड़ा वोट बैंक है युवाओं का। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं आज प्रयागराज में 2 बड़े दिग्गज थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां थे, अखिलेश यादव भी आज वहां थे, और दोनों ही ने ही अपने मंचों से युवाओं को साधने की कोशिश की है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ शिवम चौहान जुड़ गए, जिला अध्यक्ष हैं NSUI से, हरदोई से। शिवम जी, स्वागत है आपका। शिवम जी, आपके पास भी आएंगे, उससे पहले आलोक भदौरिया जी हमारे साथ बने हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, एक वक्त में प्रयागराज को पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। तमाम सारे युवा सिविल सर्विस की पढ़ाई करने के लिए प्रयागराज, इलाहाबाद का रुख करते थे। आज प्रधानमंत्री की ये बात कि यूपीएससी और पीसीएस का जो सिलेबस है उसको हमने एक कर दिया है, कितना असर डाल सकता है? क्योंकि पूर्वांचल के तमाम सारे छात्र जो हैं वो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, और कुछ यहां रहकर, कुछ दिल्ली में रहकर। आलोक जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ सर, रही है। आप ही से सवाल है, अगर आपने हमारा सवाल सुना। नहीं, बीच बीच में चली जा रही थी। हाँ, बताइए, एक बार दोहराइए। सर, सवाल यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में थे और आज उन्होंने यूपीएससी और पीसीएस का जिक्र किया, उसके सिलेबस को लेकर कि उसका जो सिलेबस है उसको एक करने का काम हमने किया है। क्या इसका असर पड़ेगा? क्योंकि पूर्वांचल के तमाम सारे छात्र जो हैं सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच? आलोक जी, आपकी आवाज आ रही है? अगर आप मेरा सवाल सुन पाए तो हम चाहेंगे आप उसका जवाब दें। शायद
आलोक जी की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है, वापस आएंगे उनके पास। शिवम चौहान बने हुए हमारे साथ, NSUI के अध्यक्ष हैं हरदोई से। शिवम, आज प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, युवाओं को आकर्षित करने की बात कही है, पूर्वांचल के तमाम छात्र हैं जो PCS, UPSC, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, कितना असर डालेगा प्रधानमंत्री का ये बयान? सर्वप्रथम मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। और ये आपके क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जो ने बयान दिया है, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा ये कि जो ये क्या नाम प्रधानमंत्री जी हैं, हर जगह अपनी क्या नाम है जुलूस वगैरह निकाल रहे हैं, उसमें सिर्फ जुमले ही कर रहे हैं और कुछ नहीं है। कुछ जो भी कहेंगे इनका असर छात्रों पे नहीं पड़ेगा। छात्र भी समझ चुका है अब कि हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप पूरी करें। जी, कि मोदी जी ने जो भी कहा, इस पर छात्रों पे असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि छात्र भी देख चुके हैं भाजपा सरकार में कितना अत्याचार हुआ है, छात्रों में कितनी लाठियां चली हैं। इसलिए मोदी जी की बात का असर अब छात्रों पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, नीरज जवाब दीजिए। शिवम का कहना है कि प्रधानमंत्री जी की किसी बात का असर पड़ने वाला नहीं है। नहीं, देखिए शिवम जी से अब मैं क्या कहूँ, NSUI के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के सॉरी कांग्रेस के लोग हैं, और कांग्रेस ने किस तरह से देश को लूटा खाया है, छात्रों को किस तरह से। बीजेपी का ही है ना? अरे आपसे नहीं, आकाश जी आपको पता होना चाहिए, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं। अमतुल्ला खां कितने से वोट जीतता है? आपका मनीष सिसोदिया कितने वोट जीतता है? दंगाई कितने वोट जीतता है? कितने वोट जीतता है? आप बीच में इंटरप्ट न करिए, मैं आपके बीच में इंटरप्ट नहीं आपके लिए आप डेकोरम मेंटेन करिए। आपने बताइए दंगाइयों को आप क्या कर रहे हैं आप? अरे नीरज भाई आराम से हो रही है, दंगाई अपनी बात कहिए। आकाश भाई आपके पास आएंगे तो अपनी बात कहिएगा, एक एक करके अपनी बात कहें तो ज्यादा बेहतर है, दर्शकों को समझ भी आएगा किस पर हम चर्चा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो युवाओं को नौकरी मिलेगी। आप लोगों के पास आपकी सरकार नहीं बनेगी, बस प्रधानी बनाइए आप, बस आप लोग, कुछ नहीं होगा, बैठे रहिए। आपके प्रत्याशी प्रधानी लगने लायक रहेंगे इसके बाद। एक मिनट हम इंटरप्ट नहीं किए किसी को। आपको देखिए बनाएगी प्रधान, समय आने दीजिए। ठीक, वही तो कह रहा हूँ मैं, इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आकाश जी और सिराज जी दोनों लोग इरिटेट मत होइए ना, जवाब दीजिए। इरिटेट नहीं हो रहा है। दरअसल जब एक इलाहाबाद प्रयागराज की भूमि है और प्रयागराज में कई शहर हुए हैं, तो एक शेर भी मैं बता देता हूँ कि गुले काबिल गुल के लिए तरस रहा है और गधा गुलाब पाके हलचल मचा रहा है। तो यही लक्षण है अखिलेश जी का। और आपकी आदत बढ़ चुकी है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारी है। अरे सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। आप लोग तालिबान टाइप हो गए, छोड़िए हटाइए। आप अमतुल्ला खान के तालिबानी दूसरी चीज आप देखिए, छात्रों की बात करते हैं और इसी सरकार है, आप देख लीजिएगा सरकार क्या होता नहीं, पता है आपका हाथ क्या है, समझ में आ रहा है। लेकिन नीरज अगर भर्तियों की बात करें तो भर्तियां नहीं निकली जितनी सरकार ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि हम भर्ती घोटाला किया। क्या शिक्षा आपने दिल्ली में दंगा क्यों कराया? मैं मुझको इंटरप्ट करें आप, मेरी बुद्धि में दिल्ली वाला टॉपिक है, बात करना चाहते हैं, रोजगार की बात करना चाहिए। दिल्ली दंगा आपने करवाया, प्रायोजित दंगा था आपका, प्रायोजित दंगा था आपका, अमतुल्ला ने करवाया था दंगा, और आप विधायक ने करवाया दंगा। दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं भाई, तैयारी हुई थी, वो किसकी थी? आकाश जी शांत हो जाइए, दिल्ली की बात नहीं हो रही यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज अपने भाषण में बात कही उसकी हम बात कर रहे हैं। युवाओं को कौन आकर्षित कर पाता है इसकी बात कर रहे हैं, युवा किसकी तरफ जाते हैं इसकी बात कर रहे हैं। दिल्ली में क्या हुआ उससे कोई वास्ता नहीं है। आकाश जी शांत हो जाइए, हम दोनों लोगों को ही रोकना चाहेंगे और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सहायता को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करेंगे। भाजपा सरकार फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Yes! Yes, yes, yes. New face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247. Anywhere, anytime. 24/7 entertainment. Only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं आज प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर थे, साथ ही साथ अखिलेश यादव भी मौजूद थे। दोनों ही ने अपने मंचों से युवाओं को साधने का प्रयास किया है। क्या युवा इन दोनों नेताओं में किसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि अब जो चौथा फेज खत्म हो चुका है, पांचवा, छठा, सातवां फेज काफी अहम माना जा रहा है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम सारे खास मेहमान बने हुए, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नीरज के पास आएंगे। नीरज ब्रेक से पहले अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, हम चाहेंगे नीरज अपनी बात आप पूरी करें। और आकाश जी, कृपया जब कोई अपनी बात कहे उस वक्त उसे इंटरप्ट मत करिए, उसके बाद आपके पास आएंगे तब अपनी बात आप कहें। हाँ देखिए, मेरी बात फिर इंटरप्ट हुए, सुन लीजिए आप लोग। और नीरज बड़े आहिस्ता से आराम से अपनी बात कहो, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। क्यों आप चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं? नहीं, ये इंटरप्ट कर दे रहे हैं। देखिए बात ऐसी है कि अपनी बात को सच साबित करने के लिए जोर से बोलना पड़ता है। देखिए अब आ गए ठीक है आकाश जी जब आपके पास आएंगे तो आप कहिएगा। बोलिए भाई मेरे, बोलिए। दरअसल बात यह है कि बुजुर्ग है, मर्यादा में रहे तो अच्छा रहेगा। नहीं बोलिए। खैर ये मैं अपनी बात कह रहा हूं। देखिए ये क्या हुआ, पूरी आप देखिए, पूरी तस्वीर समझ लीजिए। प्रयागराज का जो युवा है वो, ये नो डाउट इसमें एक इशू है एम्प्लॉयमेंट का, लेकिन जब आप तथ्यात्मक देखेंगे तो पिछली सरकारों से इस सरकार ने अधिक रोजगार दिए हैं और वो आंकड़े हैं, कोई ऐसी बातें नहीं है। दूसरी बात, मैं अपनी बात पूरे कर लूं, उसके बाद हमको काउंटर कर लीजिएगा आप। ये लोग 14 से आप देख लीजिए युवाओं का भरोसा रहा, उसके बाद 17 में हुआ, 19 में हुआ, ये फिर युवा पूरी तरह से, क्योंकि सरकार की एक नीति है जीरो टॉलरेंस की, ये अपनी छवि को नहीं ध्यान में रख रही है। पेपर अगर लीक हो रहे हैं, अगर उसके बैठे वहां कर्मचारी और बाबुओं की वजह से और ब्यूरोक्रेसी की वजह से, तो वो अपनी भी छवि को ध्यान में रखे हुए पेपर रद्द कर रही है। ये छात्रों के लिए बहुत संतोष का विषय है, क्योंकि कम से कम देखिए सिस्टम सही होने में समय तो लगता है, और हम इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। हम लोग तो इसके लिए सड़क पे भी है, और सपा सरकार में किस तरह से आंदोलनों का दमन होता है ये हम लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। 5-5 हजार लोगों पे एक एक रात मुकदमे हो जाते थे। पीसीएस के पेपर पे कैसे होते थे, कोर्ट उसको रद्द करती थी, ये तो लोग सुनते नहीं थे, इनके कान में जू नहीं जिगते थे। एक पीसीएस का रिजल्ट आता था, 84 में 56 एसडीएम एक जाति के हो जाते थे। इस समय छात्र देख रहा है कम से कम जातिवाद
और इस क्षेत्रवाद और उसके बाद से भ्रष्टाचार से सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की नीति आ रही है। तो ये लगातार इसी का विश्वास, युवाओं का विश्वास सरकार पे होता जा रहा है। क्योंकि ये विपक्ष में है तो इनकी वॉइस थोड़ा लाउड समझ में आ रही होगी अभी आपको, लेकिन यही कल लोग जब 10 मार्च को जनादेश आएगा तो कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गया। दरअसल वो ईवीएम हैक नहीं हो रहा है, वो लोग जो शांत मौन आवाजें हैं जो सरकार के पीछे सख्त होकर खड़ी है, जीरो टॉलरेंस के पीछे सख्त होकर खड़ी है, वो अंडर करंट ये महसूस नहीं कर पाए। और दूसरी चीज, एक मैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं पूरे युवाओं से, क्योंकि प्रयागराज युवाओं का शहर है। देखिए ये बड़ा अपराध का विषय है कि जब आप युवा से बात करिए तो सिर्फ उसकी आर्थिक सुरक्षा तक बात करिए कि नौकरी कैसे मिल जाए और वो आर्थिक सुरक्षित हो जाए। दरअसल युवा का मतलब ये नहीं है, उसका मतलब है कंपैरेटिव एनालिसिस, पूरा जीवन का एक तुलनात्मक अध्ययन को डेवलप करना। आप समझिए हम युवा है, हमको आप बस रोजगार के ककून में बांधना चाहते हैं। हमसे हमारे हिस्से से सवाल क्यों नहीं होना चाहिए कि देश की आंतरिक नीति क्या होनी चाहिए, बाहरी सुरक्षा पे क्या विषय होना चाहिए, संविधान, सरकार, अरे सुरक्षा तो तब है ना जब आप संपन्न हो, जब आपके पास खाने को ना हो, नौकरी ना हो, तो ऐसी सुरक्षा का क्या काम? नहीं, देखिए सुरक्षा अहम है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन सुरक्षा तो तब महत्वपूर्ण है, अहम है जब आपके पास नौकरी हो, रोजगार हो। यही मैं विषय कहना चाह रहा था आपको। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, तालिबान में जिसके पास बोरा भर पैसा था वो भी टायर से लटक के भाग रहा था, और जिसके पास तालिबान आ गया है, अब पाकिस्तान आएगा। तो आप बाइनरी क्रिएट ना करिए। देखिए सुरक्षा, रोजगार अपनी चीज है और राष्ट्रीय सुरक्षा अपनी अलग चीज है। हमारे ऊपर हम क्यों ना विषय रखे, क्यों हमारे तक बस रोजगार? अरे भाई 2014 के पहले कौन सा तालिबान आ गया? नहीं, हम क्या बात कर रहे हैं आप? हम अगर हम छात्र हैं, पीसीएस दे रहे हैं, आईएएस दे रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स पे हमारी नजर नहीं रहेगी। आप क्या बात कर रहे हैं? ये ठीक है। हमारे साथ राजनीति विश्लेषक बने हुए हैं आलोक भदौरिया जी। आलोक जी, सारा जियो पॉलिटिक्स तालिबान आएंगे आकाश भाई आपके पास। आलोक जी, आपका जियो पॉलिटिक्स अबतुल्ला खान की तरह है। आलोक जी, आपसे आज राय जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने भाषण में जिक्र किया यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम के सिलेबस को लेकर के, सिलेबस जो है एक करने का हमने काम किया ताकि जो परीक्षार्थी हैं उनको आसानी हो, वो एक ही सिलेबस में दोनों ही एग्जाम दे सकें। उसके बाद अखिलेश यादव प्रयागराज में थे, उन्होंने जुबानी वार किए, उन्होंने कहा युवाओं की उम्र बढ़ती जा रही है, नौकरी उनको मिल नहीं रही है। क्या लगता है, युवा वोट बैंक जो है काफी महत्वपूर्ण है, अब 6, 7वें और 5वां फेज जो है प्रयागराज में है, क्या लगता है युवाओं की भूमिका कितनी अहम है और ये बयान कितना असर डाल पाएंगे? अनुराग जी, माफ कीजिए आलोक जी। अच्छा, नमस्कार सर, थोड़ा देर से जुड़ने के लिए, इधर नेटवर्क का थोड़ा आज इशू आ रहा था काफी शाम को। तो एक दो चीजें हैं, एक नैरेटिव हमको समझना पड़ेगा। एक ये है कि सिलेबस बदलना ठीक है, अच्छी बात है, प्रगतिशील कदम है, होना चाहिए, इसे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन सवाल ये है कि ये क्या 24 फरवरी या 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक का विषय है? नंबर 1। दूसरा एक ऐसा है कि अगर केंद्र सरकार में अगर आपके पास 8 लाख से ज्यादा पद है तो सिलेबस बदलना कितना जरूरी है? या जैसा आप कह रहे थे कि इसके लिए नौकरी निकालना, और केवल निकालना नहीं, नौकरी के 3 चरण निकालना, विज्ञापन निकालना, रिटन टेस्ट होना, इंटरव्यू होना और अपॉइंटमेंट के बाद ज्वाइनिंग लेटर भी देना, ये हिस्सा बहुत जरूरी है और इस हिस्से को उपेक्षित किया जा रहा है। अब हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि सुरक्षा ये सब बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि सुरक्षा तो आप तब करेंगे, जैसे भी आपने कहा था कि सुरक्षा तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब आपके पास रोटी, अगर रोटी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? कैसी सुरक्षा होगी, किस तरीके की सुरक्षा होगी? अब आप देखिए, जैसे वो शहर में इसको आप दूसरी तरफ देखता हूँ, आपके पास रोटी नीरज आपके पास आएंगे, नीरज आएंगे, राजनीति विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी बात पूरी हो जाने दी, वापस आपके पास आएंगे। देखिए कैसा है, अटल जी का अस्थि से यहाँ आया, मैं लगातार 2 घंटे जब तक यहाँ से एयरपोर्ट से लेकर वहां तक नहीं पहुंचा, तब तक मेरा अटल जी के। देखिए एक ऐसा है
कि आपने अपनी बात काफी देर से कह ली, मैं थोड़ा सा देर से जुड़ूं, मैं अपनी बात थोड़ी संक्षेप में कह देता हूँ जी। आपको, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा बेहतर लगेगा। जी जी। मेरा महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप भविष्य की कोई बात करें वो ठीक है, योजना बनाएं अगली वो ठीक है, लेकिन अभी तक ये भी समझना चाहिए कि 70 साल से तो आपके आईएएस की सबकी भर्ती हो रही थी ना। आपने भर्ती की संख्या पिछले केवल 2014 के कार्यकाल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मनमोहन सिंह के समय से भी एडमिनिस्ट्रेटिव की सर्विस की आपने भर्ती कम कर रखी है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, सिलेबस नहीं है। सिलेबस तो देखिए एक वो प्रगतिशील कदम है, ये उठाया जाना चाहिए, और ये चुनाव का विषय नहीं है। ये चुनाव का विषय आप क्यों बनाना चाह रहे हैं? ये एक एकेडमिक डिस्कशन है, ये हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री में ये होना चाहिए, उसमें कौन कौन से एक्सपर्ट बैठे, ये कमेटी बनाई जानी चाहिए, और उसका बाकायदा आप लाइव भी कर सकते हैं, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें कि आपने क्या सोचा है। सवाल है कि एक व्यक्ति नहीं महत्वपूर्ण होता है कि आप, ठीक है आप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो एक्सपर्ट की राय के आधार पे ही, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। तो शिक्षा के एक्सपर्ट के आधार पे ही आपको नए सिलेबस की बात करनी चाहिए, अदरवाइज ये केवल एक वो जुमला रह जाता है, लोगों को भ्रमित करने के लिए रह जाता है। और अभी जैसे आपकी वो शिक्षा नीति आई, क्या शिक्षा नीति में कुछ आपने आगे बढ़ा? क्या यूजीसी ने कुछ अपना चेंज किया? क्या यूपीपीएससी ने कुछ, यूपीएससी ने या अपने प्रोविंशियल का पीसीएस में कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्या कुछ तैयारी है? क्या कुछ जो इससे पहले जो सिफारिशें आई थी इसमें बदलाव की, क्या उस पर कोई अमल किया गया? नहीं किया गया। तो सवाल है मुद्दा क्या है? अच्छा, अमल करके आप क्या करना चाहते हैं? क्या अमल करने, जब आप सिलेबस चेंज कर लेंगे तब आप केंद्र की और राज्य की भर्तियां निकालेंगे? मुख्य सवाल ये है, इससे हमको नहीं डिगना चाहिए। अंतिम लक्ष्य हमारे केंद्र के निजाम का भी यही है, अंतिम लक्ष्य यही है कि नौकरी मिले, लोग ज्यादा से ज्यादा कम्पीट करें। युवाओं की भी कोशिश है कि जल्द से जल्द भर्तियां निकले, नौकरियां निकले, ताकि जो बेरोजगारी की मार युवा झेल रहा है उस दिशा में सरकार काम करे, चाहे सरकार कोई हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, दिलीप शुक्ला युवा पत्रकार है, उनके पास भी आएंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है, नारी को बनाएंगे और सशक्त। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भर्ती होगी दोगुनी। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के दौरे पर आज दोनों दिग्गज थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। दोनों ने ही अपने मंच से युवाओं को साधने का प्रयास किया, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की बात कही। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि जब हम आएंगे तो खूब भर्तियां निकालेंगे, जो भर्तियां अभी तक नहीं निकली, सेना भर्ती का भी जिक्र किया और यह भी कहा कि युवाओं की उम्र बढ़ती जा रही है, उनको नौकरी नहीं मिल रही। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी और पीसीएस का जो सिलेबस है उसका जिक्र किया, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी युवाओं की है पूर्वांचल की जो सिविल सर्विस की तैयारी करती है। कितना असर कौन डालेगा, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सिराज हुसैन बने हुए, समाजवादी छात्र विंग से जुड़े हैं, सिराज के पास आएंगे। सिराज, काफी देर से आप अपनी बात कहना चाहते थे और अखिलेश यादव ने जो तंज कसा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर और युवाओं को लेकर, जो बेरोजगार युवा हैं, क्या लग रहा है कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो नीरज जी ने अपनी
दो चार बातें कही हैं जो बिल्कुल गलत हैं। इन्होंने 56 एसडीएम की बात जो गलत साबित हो चुकी है, हमेशा कभी लिस्ट मांगी गई कि 56 एसडीएम की लिस्ट ला के दे दो तो जो खाओ हार जाए, लेकिन वो हर चीज, क्योंकि ये झूठ इतने बार बार बोलना चाहते हैं कि वो सच करने लगे। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, आज चुनाव में मोदी जी को ये जो सरकार द्वारा बांटा जा रहा है भोजन या नमक, तो मोदी जी कह रहे हैं कि जो नमक खाया है तो वोट देना पड़ेगा। खैर चलिए, इन्होंने एक शेर सुनाया था, मैं भी एक शेर सुना देता हूँ इस सरकार में, कि महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। और सुनिए, एक आपसे जवाब चाहते हैं। आज यूक्रेन जो युद्ध, जहां युद्ध हो रहा है रूस में, हमारे छात्र वहां फंसे हुए हैं। जो फ्लाइट 30,000 रुपए में नॉर्मल थी, आज 80,000 रुपए में उनसे वसूले जा रहे हैं। अपने देश के छात्रों को जब आपको वापस लाना है तो फ्री में लाना चाहिए मोदी जी। आप उनसे 30,000 की जगह 80,000 रुपए वसूल कर रहे हैं और युवाओं की बात करते हैं। उस पर नहीं जाएंगे, वो इस वक्त मुद्दा बहुत संवेदनशील है, उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तमाम सारे छात्र फंसे हुए हैं। बात ये हो रही, जो यूथ है, युवा है, वो किसके बूथ को मजबूत करने जा रहा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि हम आईटी सेक्टर में 22 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने 11 लाख नौकरियों का वादा कर लिया है और उन्होंने फिर से लैपटॉप देने की बात करी है। और अखिलेश यादव जी जब भी कोई वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। वो बाद में ये नहीं कहा जाता है कि 15 लाख तो जुमला है, जुमला कह दिया जाता है, या 2 करोड़ नौकरी जुमला है, काला धन वापस लाना जुमला है। अखिलेश यादव जी जुमला नहीं कहते हैं। अखिलेश यादव जी जो कहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री कहा है तो 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। उन्होंने कहा है कि 10 रुपए में मजदूरों को थाली खाना मिलेगा तो मिलेगा। और उन्होंने कहा है जो आप भोजन दे रहे हैं, आप राशन दे रहे हैं, वो पूरे 5 साल मिलेगा। इन्होंने तो सिर्फ नवंबर से मार्च तक का कर दिया है। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि जो राशन मुफ्त में बांटा है उसका कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है, इसलिए राशन को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने की बात अखिलेश यादव ने कही है। देखिए, असर हर चीज का पड़ता है चुनाव में। जब आप कहेंगे कि हमने नमक दिया है और नमक का हक अदा करिए, तो आप जो है अपने जेब से नमक नहीं दे रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसों से नमक दिया है आपने। इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी भी नेता को, चाहे वो कोई हो, कि ये मेरा नमक है, क्योंकि ये जो टैक्स पेयर्स का पैसा होता है किसी, यही हम कहना चाह रहे हैं, घर का पैसा नहीं है। हमारे साथ आकाश जी बने हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आकाश जी, जो युवा है काफी अहम है, महत्वपूर्ण है, एक बड़ा वोट बैंक है युवाओं का। युवाओं के पास विकल्प क्या है, किस पर विश्वास करे? आकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर दें। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि एक चीज थोड़ा राजनीति से हटकर हम सबको समझनी होगी कि अभी आपने एक बात कही कि जो फ्री राशन दे रहे हैं उसका असर पड़ा, तो मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जो फ्री सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं, शायद उसका असर पड़ा मोदी जी पे, उन्होंने फ्री दिया। और एक चीज और कहना चाहूंगा, असर तो आकाश जी सब पर पड़ा है, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो। जो मुफ्त बिजली की बात आपने कही, सभी नेता उसको अब अमल कर रहे हैं, अपने बयानों में अमल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, देखिए, सिर्फ चुनावी वादे कर देना और उसको लिखा पढ़ी में उसमें वर्कआउट करके उसको कैसे देना है कि हमारा प्रदेश या देश नुकसान में भी ना जाए, ये अरविंद केजरीवाल से सीखना पड़ेगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि दिल्ली में इतनी सुविधाएं फ्री होने के बावजूद भी सीएजी ने कहा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसने कहा कि पूरे देश में सिर्फ एक राज्य है दिल्ली जिसकी सरकार का बजट आज भी फायदे में है, जबकि महिलाओं को फ्री सुविधा दे रहे हैं, इतने सीसीटीवी लगवाए, इतने मोहल्ला क्लिनिक्स खुलवाए, फ्री 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। अब जहां तक युवाओं की बात है, तो देखिए, ये लिखा पढ़ी में आ गया। उसके बाद इन्होंने नीति आयोग के जो आंकड़े आते थे उसको भी रोक दिया है कि पिछले 45 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। अब ये सब आप समझते हैं कि जब बेरोजगारी होगी ज्यादा से ज्यादा, तो जो युवा हमारा बढ़ेगा, अगर उसका कहीं परिवार है तो वो क्या करेगा? वो उसको अगर खाने को चाहिए या उसको अपने खर्चे के लिए चाहिए तो क्राइम बढ़ेगा। मैं एक चीज आपको पहले बता देता हूं। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इससे सरकारी नौकरियां कहां जाएंगी? ये क्या आपको नहीं लगता दलितों के साथ और बैकवर्ड के साथ अन्याय होगा? क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई में तेज भी है, लेकिन उसके माँ बाप गरीब हैं और वो सरकारी स्कूल गांव में पढ़ता है, पढ़ाई में बहुत तेज है, लेकिन उसके अंदर प्रेजेंटेशन नहीं है, तो प्राइवेट जो कंपनीज हैं उसको नहीं लेंगी। और वही बच्चा किसी बड़े माँ बाप का कॉन्वेंट में पढ़ता है और वो पढ़ाई में इतना तेज नहीं है, लेकिन उसको अगर अपने आप को प्रेजेंट करना आता है, अंग्रेजी बोलना आता है, तो उसको इन प्राइवेट कंपनीज में नौकरी मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है प्राइवेटाइजेशन का।
तो आने वाले समय में जिस रफ्तार में मोदी जी निजीकरण की तरफ देख रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, मुझे लगता है युवाओं को बहुत गंभीरता के साथ सोचना होगा। बिल्कुल 2022 में इनको पहली डोज दो और 2024 लेकिन सरकार से जब इसको लेकर सवाल किया जाता है तो सरकार कहती है प्राइवेटाइजेशन के कई फायदे भी हैं। वो फायदे क्या हैं उसको भी जान लेते हैं। नीरज हमारे साथ बने। नीरज, प्राइवेटाइजेशन की जो बात आ रही है लगातार, कई सारे सेक्टर्स जो हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में किया जा रहा है, सरकारी संस्थाओं को, उसको लेकर क्या जवाब देंगे आप? क्या युवा इसको लेकर नाराज नहीं हो सकते हैं? क्या युवाओं के दिमाग में ये बात नहीं है कि जब वो वोट करने जाएंगे इस तमाम बातें ध्यान में रख कर जाएंगे? देखिए, मैं ये प्राइवेटाइजेशन की जो आप बात की है आपने, तो ये तो एकेडमिक विषय है एक पूरी तरह से। और दूसरी दो चीजें मैं कहना चाहता हूं। जब अपना संविधान बन रहा था तो सबको सरकारी नौकरी तभी मिल सकती है जब यहाँ साम्यवादी व्यवस्था हो, मोड ऑफ प्रोडक्शन पे सरकार का कब्जा हो, तभी सबको सरकारी नौकरी मिल सकती है। ये तो फिजिबल ही नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। अगर सरकारी नौकरी ही सबको देनी थी तो जब संविधान का गठन हो रहा था तभी आप लिख दिए होते। मिक्स इकोनॉमी के लिए क्यों आपने आधारशिला रखी उस समय? आप कह दिए होते कि ये कम्युनिस्ट स्टेट होगा उस समय, और उसके बाद कर देते हैं, उसके बाद सब सरकारी नौकरी। प्राइवेटाइजेशन आज से शुरू तो हुआ नहीं है, ये तो मनमोहन जी सरकार शुरू हुआ ना। और दूसरी चीज है, प्राइवेटाइजेशन को सिर्फ ईवल की तरह देखना और पूरी कैपिटल को ईवल की तरह देखना, ये भी बहुत ही एक डिबेट, अलग डिबेट का मैटर है। खैर, मैं आता हूं दूसरी चीज पे। आपने कहा कि अखिलेश यादव ने कहा कि आर्मी में नौकरी निकालेंगे। आप समझ सकते हैं कि एक नेता की मानसिक स्थिति क्या हो सकती है कि वो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहा है और कह रहा है कि आर्मी की नौकरी निकालूंगा मैं। आप ये इस युवा किसको अपना मत देंगे? मतलब ऐसे लोगों को देंगे जिसके पास इतनी इंसेन दिमाग नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। तो तीसरी बात मैं कह रहा हूं, ये आकाश जी अपने बीच में हमारे जो अमर प्रवीक प्रवक्ता है, इन्होंने दो बातें बहुत जोर देके कही कि शिक्षा पे और क्राइम पे। तो आपको इनका ही मैं थोड़ा सा दिल्ली का ही इनको आईना दिखा देता हूं। ठीक है इनके नीरज, समय कम है। नहीं, देखिए आप फिर मेरी बात पूरी हो जाती है। मेरी ब्रेक के बाद आएंगे नीरज, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और फिर नीरज के पास जाएंगे। नीरज की बात अधूरी रह गई है, उनकी बात को पूरा करना चाहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे पर पहुंचने पर जो उन्होंने बयान दिया युवाओं को लेकर। साथ ही साथ अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने तंज कसा है कि युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, उनकी उम्र बढ़ती जा रही, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए। ब्रेक से पहले नीरज की बात अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे नीरज कम शब्दों में उसे पूरा करें ताकि समय कम है और भी लोग हमारे साथ हैं। देखिए, मैं बता दे रहा हूं, अब मुझे इंटरमीडिएट में 2 समय अपनी बात कर रहा हूं। देखिए, शिक्षा में जो बदलाव होने चाहिए थे वो धरातल से होने चाहिए थे। पिछली सरकारों में जो 10-12 के पेपर होते थे, नकल आप देखिए मकड़ी की जाला की तरह स्कूलों की दीवारों पे लोग चढ़ के चीट पकड़ाते थे। हम लोगों ने देखा है, इसी में देखा है कि हम लोग जो जब 4-5 में से पढ़ते थे बसपा और सपा सरकार में 3-3 घंटे शिफ्ट में लाइटें आती थी।
हमारे पिताजी रात रात को जाकर सिंचाई करते थे, वो भी हम दिन देखे। आज तो 24 घंटे, कम से कम 18-20 घंटे लाइट आ रही है, और उसके बाद नकल बंद हो गई है 12 में। हम नहीं कह रहे कि सवाल नहीं है, हम ये नहीं कह रहे समस्याएं नहीं है। दूसरी चीज मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो आम आदमी प्रवक्ता जी कह रहे थे, बहुत जोर से शिक्षा और ये दो चीजों पे उन्होंने जोर दिया। मैं इनको आपको दिल्ली का आईना दिखा सकता हूं कि आप जो ढोंग समाज में उदारवाद का पेश करते हैं, उसकी असलियत क्या है कि आपका अमनतुल्ला खान और शिक्षा मंत्री के वोट के परसेंटेज के जीत का हार का अंतर देख लीजिए आप। अगर शिक्षा में बढ़िया व्यवस्था हुआ था तो अमनतुल्ला खान से 10 गुना ज्यादा वोट से अमनतुल्ला खान क्यों जीत गया मनीष सिसोदिया से? आप बताइए ना। मुझे खुशी है कि आप प्रधानमंत्री की तुलना एक राज्य से अलग कर रहे हैं, इशू पर मत जिसकी जाइए। शक्ति आप लोगों ने छीन लिया। मुझे खुशी नहीं है, मुझे खुशी नहीं है, आप दंगाई को अपने पास रखेंगे, मुझे खुशी नहीं है। और हमारे यहाँ अमनतुल्ला रास्ता बहुत बेहतर है, इस बात को सबको मानना चाहिए। हाँ, सीधे हम आलोक जी के पास आएंगे। आलोक जी, जैसा कि नीरज ने प्राइवेटाइजेशन का जब जिक्र हुआ, जो जिस तरह से किया जा रहा है सरकारी संस्थाओं को, उसका असर वोट के रूप में नजर आएगा जब युवा वोट डालने जाएगा। क्या ये सब चीजें प्रभावित करेंगी युवाओं को? देखिए, आप लोग आकाश जी साथ हो जाइए, इन दोनों के ऑडियो को म्यूट करें ताकि आलोक जी अपनी बात कह पाए, चूंकि समय कम है हमारे पास। आलोक जी। हाँ जी, मैं दो चीजें कहना चाह रहा था। एक तो ये कि आप लोगों ने एक महाभारत में एक प्रसंग है कि जब वो सब पांडवों को सब कौरवों को ले जा करके घर उन्होंने पेड़ के पास में देखा, उन्होंने ये कहा था कि मेरे को चिड़िया की आंख में का कौन निशाना लगाएगा, और फिर सबसे पूछा था कि आप क्या देख रहे हैं, तो किसी ने बताया पेड़ देख रहे हैं, किसी ने कहा कि पक्षी देख रहे हैं, किसी ने कहा कुछ और देख रहे हैं। केवल अर्जुन ने शब्द का जवाब दिया था कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है जिसे मुझे भेजना है। अब इसको अपने यहाँ ले आइए। अभी जो हम लोग जो प्रतिवाद कर रहे हैं एक दूसरे का, या जो अभी एक दूसरे की बात जो काट रहे हैं, उसमें मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है कि नौकरी आए, नंबर 1। नौकरी कैसे आएगी इस पे आप अभी मत जाइए। फिलहाल ये है कि जो एग्जिस्टिंग नौकरियां हैं, सैंक्शन पद हैं, क्या उनपे भर्तियां हो रही हैं? पहला सवाल ये। जब ये हो जाएगी भर्तियां, तब उसके बाद दूसरा सवाल आएगा कि हम उसको सिलेबस सुधारेंगे और नौकरशाहों को बहुत अच्छा बना देंगे ताकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे समाज के लिए, देश के लिए। लेकिन उससे पहले जो भर्तियां हैं ये, और दूसरी बात, एक हर यूथ को ये समझना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, केवल यहाँ की बात नहीं है, मतलब केवल मोदी सरकार की बात नहीं है, पहले और दूसरे कार्यकाल मनमोहन सिंह की भी है और बाकी जगह की भी है। आप तमिलनाडु की भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश की देख लीजिए। हर नौकरशाह को एक्सटेंशन क्यों दिया जाता है, सेवा विस्तार? एक इस पे भी हमको गंभीरता से बात करनी चाहिए। आज दिल्ली के 5 टॉप की पोस्ट है, वो सब एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। कहा जाता है आलोक जी परफॉर्मेंस अच्छा है, परफॉर्मेंस बेहतर, इसलिए एक्सटेंशन दे देते नहीं, परफॉर्मेंस बेहतर के अलावा क्या वो 2 साल के बाद अगर रिटायर हो जाएंगे तो क्या वो डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास श्रीधरन ने मेट्रो दिल्ली में चालू करी। हमारे कुछ साथी आपके भी हैं, वो सब बता रहे हैं, वो दिल्ली के भी कई बार उदाहरण आए। मैं तो मेट्रो का उदाहरण लेता हूँ। मेट्रो में श्रीधरन जी ने चालू किया, श्रीधरन जी को भी एक्सटेंशन कई सारे मिले। उसके बाद मंगू सिंह जी आए, चली ना मेट्रो। अब मंगू सिंह जी चले जाएंगे तो कोई दूसरा आएगा, मेट्रो तो चलेगी ना, ये नहीं चल पाएगी। क्या हमारी प्लेटफॉर्म सेट करता है, उसका एक्सपीरियंस बेहतर होता है, शायद ये वजह हो सकती है। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम सेकंड लाइन नहीं तैयार कर पा रहे थे। ये हमको समझना पड़ेगा। बिल्कुल, जब तक हम ये नहीं समझेंगे, ये राजनीतिक पार्टियों में भी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश की हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो स्टालिन की, तो वो क्यों नहीं हो, धर्म क्यों नहीं हो, हम कहीं भी सेकंड लाइन आप नहीं बना रहे हैं। सेकंड लाइन नहीं बना रहे हैं तो इसके अलावा जुमला है, अब यूथ को भ्रमित कर रहे हैं। तो बुनियादी चीज ये है कि पहले जो भर्तियां हैं आप उसको भर्ती कर दीजिए, जो पद सैंक्शन है उनको भर दीजिए, उसके बाद में दूसरा सवाल उठाइए, तब समझ में आता है कि आप कुछ करना चाहते हैं। अदरवाइज एक दूसरी पार्टियों से आप लड़ते रहेंगे कि जैसा अखिलेश यादव ने आज कहा है कि जो खाली भर्तियां पड़ी हैं उनको हम भरने का काम करेंगे। पुलिस की जो भर्ती उसकी बात उन्होंने कही है, तो ये बात तो ठीक है, जो खाली भर्तियां पहले उसको पूरा कीजिए, बाद में सिलेबस चेंज करेंगे। नहीं, कांग्रेस के जमाने से आप देखिए ना कितने पद खाली पड़े, वो भर्ती क्यों नहीं हो रही उनकी? सवाल तो ये सवाल का जवाब है ना, सिलेबस चेंज करेंगे, मैं उस पर नहीं जाता। वो एक राजनेता का काम है, चुनाव के लिए वोट जुटाना उनका काम है, उनका ध्येय है सत्ता के लिए। जरूरत जो है कि जो खाली भर्तियां हैं काफी समय से
उनको भरा जाए। सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन तो आप कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम जब तक नौकरियां ही नहीं मिलेंगी तो तमाम चीजें आप उसको इजी वे में ले आइए, उसका कितना फायदा। और अब आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की जो पीसीएस और यूपीएससी का जिक्र किया, उधर अखिलेश यादव ने जो तंज कसा कि नौकरियां हैं नहीं, लोगों की उम्र बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर अब जो युवा है उसकी संख्या बहुत ज्यादा है वोटर्स के रूप में अगर बात करें। अब ये किस तरफ जाती है, किस पर आकर्षित होती है, ये देखने वाली बात होगी। नतीजे जो है चुनाव के 10 मार्च को आएंगे, तब पता चलेगा आखिर क्या किसका मिजाज रहा। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं।